ये रेनेसां इंडिया शीर्षक से, क्योंकि 1 घंटे की इस वार्ता में इस गंभीर विषय पर पूरी चर्चा तो संभव है नहीं, लेकिन कुछ संकेत हम जरूर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये रेनेसां इंडिया ये है कहाँ से आया है? श्री अरविंद के 4 लेख आर्य में प्रकाशित हुए थे अगस्त से लेकर नवंबर 1918 तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 1918, यानी अब से करीब 100 वर्ष पहले। फिर 1920 में 1918 में ये छपे। 1920 में फिर ये पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई और वहां भी नाम यही रखा गया, रेनेसां इन इंडिया। रेनेसां का अर्थ हिंदी में पुनर्जागरण, नवजागरण, और मैंने शायद उसी मीटिंग में कहा भी था, कामिल मुल्के ने एक और शब्द दिया है, नवचेतना। इसका पूरा मतलब हो जाता है भारत में नवचेतना, भारत में नवजागरण, भारत में पुनर्जागरण। कोई सा शब्द आप प्रयोग कर लें, लेकिन महत्वपूर्ण है अंग्रेजी का ये 3 शब्द, रेनेसां इन इंडिया। श्री अरविंद के ये लेख अलग से भी प्रकाशित हुए, मैंने बताया आपको, और ये अब तो श्री अरविंद का जो कंप्लीट वर्क छप रहे हैं 38 खंडों में, उसके खंड का नाम ही है रेनेसां इन इंडिया। असल में बात ये थी कि 1918 में जेम्स कजिन्स की एक पुस्तक छपी थी, उसका नाम था रेनेसां इन इंडिया। अब मैं जो संदर्भ कोर्स की बात आपसे कर रहा हूँ, एकदम ख्याल आता है कि अगर ऐसा कोई कोर्स हो, हम जान सकें कि ये जेम्स कजिन्स कौन है, जिसकी पुस्तक, जब ये पुस्तक जेम्स कजिन्स ने श्री अरविंद के पास भेजी 1918 में, तो श्री अरविंद ने इसका रिव्यू किया आर्य। तो श्री अरविंद द्वारा लिखे हुए जो 4 लेख हैं वो इस जेम्स कजिन्स की पुस्तक का रिव्यू है, ये मान लीजिए। अगर हमें ये मालूम हो जेम्स कजिन्स कौन थे और उनकी इस पुस्तक का महत्व क्या है, तो हमारी एक पृष्ठभूमि हमें आगे समझने में मदद करेगी। कजिन्स का जन्म 1873 में आयरलैंड में हुआ था, यानी ये उम्र में श्री अरविंद से 1 वर्ष छोटे थे। और श्री अरविंद ने कजिन्स का स्मरण एक कवि के रूप में, एक प्रखर आलोचक के रूप में और एक चिंतक के रूप में किया है। अगर श्री अरविंद के 4 निबंधों में पहला ही निबंध आप देखें, उसमें ये शब्द हैं, एक कवि, प्रखर आलोचक और चिंतक। कजिन्स
शिक्षा प्राप्ति के बाद कुछ समय तक वहीं आयरलैंड में क्लर्क रहे और फिर 1915 में भारत आ गए एनी बेसेंट के सहयोग से। भारत आकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक पत्रिका निकलती थी न्यू इंडिया, एनी बेसेंट उसकी संपादक थी। तो जेम्स कजिन्स संपादकीय विभाग में हो गए, नियुक्त कर दिए गए। वो साहित्य संपादक थे उस पत्रिका के। असल में जेम्स कजिन्स की ख्याति कला मर्मज्ञ के रूप में थी। काव्य, कला, शिक्षा, दर्शन, इन सभी विषयों पर उन्होंने 30-40 पुस्तकें लिखी। उन्नीस 1918 में तो श्री अरविंद थे ही पांडिचेरी में, कजिन्स रहते थे मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी में। तो ये भी सूचना आपको प्रिय लगेगी कि कजिन्स पांडिचेरी आए थे श्री अरविंद और मां से मिलने, और उन्होंने श्री मां ने कजिन्स के 2 रेखाचित्र बनाए। श्री मां की एक पुस्तक है जिसमें उनकी पेंटिंग्स हैं, आप कभी देखिए। उनमें जेम्स कजिन्स की भी 2 पेंटिंग। जेम्स कजिन्स के विचारों को श्री अरविंद बहुत महत्व देते। आज तो अवसर रहेंगे, फिर कभी आपको सुनाऊंगा। जेम्स कजिन्स ने श्री अरविंद की कुछ कविताओं पर जो टिप्पणियां की, उन पर श्री अरविंद ने बहुत गंभीरता से विचार किया। उस पर श्री अरविंद ने भी कमेंट किए। खैर, ये तो प्रसंगवश मैंने आपको बतला दिया। 20 फरवरी 1956 को जेम्स कजिन्स का निधन हो गया मद्रास में ही। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सूचनाएं हैं कि जेम्स कजिन्स कौन है, उनकी पुस्तक द रेनेसां इन इंडिया निकली, वो उन्होंने श्री अरविंद को भेजी। श्री अरविंद ने उसका रिव्यू किया आर्य में, और आर्य उस रिव्यू के रूप में ये 4 लेख छपे। द रेनेसां इन इंडिया जो मूल पुस्तक है कजिन्स की, वो 300 पृष्ठों की है। संयोग से मैंने ये पुस्तक पढ़ी है। इस पुस्तक में की भूमिका में जो बात मैं कह रहा था, रेनेसां ऑफ इंडिया नहीं है, रेनेसां इन इंडिया। इस पुस्तक की भूमिका में कजिन्स ने लिखा है, quote, "This book is not about the Indian Renaissance." ध्यान दीजिए शब्दों पर। This book means the book, the Renaissance of India. This book is not about the Indian Renaissance, but about the Renaissance in India. अब यहाँ आया ये सब। This book is not about the Indian Renaissance, but about the Renaissance in India. A small difference in words, but a large one in substance.
ये कह रहा है जेम्स कजिन्स, इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव एंड फिनिश्ड। ये रेनेसां, आप उस पृष्ठभूमि में 100 साल पहले चले जाइए। रेनेसां की जो भारत में शुरुआत मानी जाती है, ये पुस्तक लिखी गई 1900 में, और भारत में जिस रेनेसां या पुनर्जागरण या नवजागरण की बात कही जाती है, वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ। और उसके जो प्रमुख नेता थे, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, देवेंद्रनाथ ठाकुर इत्यादि ब्रह्म समाज, आर्य समाज जैसी संस्थाएं, ये था भारत में पुनर्जागरण का पहला चरण। 1918 में जो ये पुस्तक छपी, द रेनेसां इन इंडिया, तब तक 2-3 दशक बीत चुके थे, रेनेसां प्रारंभ हुए। अब यहाँ कहता है जेम्स कजिन्स, इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव एंड फिनिश्ड, यानी ये जो शुरू हुआ है नवजागरण, ये भी समाप्त नहीं हुआ है, बट कंटेम्पोरेरी एंड देयरफॉर हैप्पीली इनकम्प्लीट। ये समसामयिक है, अभी चल रहा है और अभी इनकम्प्लीट है। मुझे प्रसन्नता है कि ये इनकम्प्लीट है। इट इज लिमिटेड टू लिटरेचर। ये जो नवजागरण भारत में हो रहा है, ये लिमिटेड है, सीमित है साहित्य तक एंड पेंटिंग तक सीमित है। बट ड्रामा, म्यूजिक, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, हैंडीक्राफ्ट, दे आर फीलिंग न्यू लाइफ। इन क्षेत्रों में भी नया जीवन आ रहा है। आपकी सूचना के लिए फिर बतलाना चाहूंगा कि ये जो रेनेसां इन इंडिया पुस्तक है जेम्स कजिन्स की, ये 300 पृष्ठों की है, और इनमें 300 पृष्ठों में ज्यादातर पृष्ठ जो है इंडियन पेंटिंग्स के बारे में है। एक निबंध है सरोजिनी नायडू की कविताओं के विषय, बाकी पेंटिंग्स के बारे में। ये इस पुस्तक का महत्व है। इसलिए वो कहते, और आगे देखिए, इसी भूमिका में आगे कहते हैं, आई बिलीव द करेक्ट थिंग टू स्पीक ऑफ इज द इंडियन अवेकनिंग। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं। भारत के जागरण के विषय में कहना मुझे प्रिय लगता है। Yet, in my deepest sensation has been as I had been awake। वो कहता है, संक्षेप में बताऊं, वो कहता है कि भारत नहीं जाग रहा है, बल्कि भारत के नवजागरण के माध्यम से मैं जाग गया हूं। ये बात कह रहा है जेम्स कजिन्स। और वो कहता है इंडिया नीड्स नॉट अवेकनिंग। भारत को जागने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शी इज वाइड अवेक। तो पहले से ही जगा हुआ है, उसे पुनर्जागरण की आवश्यकता नहीं है। जेम्स कजिन्स कह रहा है मैं जाग गया हूँ, भारत के नवजागरण को देखकर मैं जाग गया हूँ। शी हैज ऑलवेज बीन वाइड अवेक। भारत तो हमेशा से ही जागा हुआ है। ये भाव थे जेम्स कजिन्स के। जब ये पुस्तक निर्मित के सामने आई, मैंने आपको बतलाया
इस पुस्तक को पढ़कर श्री अरविंद ने ये 4 निबंध लिखे। आज हमारे प्रश्न में ये मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि 100 से अधिक वर्ष के बाद अगर हम भारत के नवजागरण की चर्चा करते हैं तो क्या इन 100 वर्षों में यह नवजागरण संपन्न नहीं हुआ है? 100 वर्ष कम नहीं होते। इन 100 वर्षों में इस नवजागरण की क्या स्थिति रही है? इस दौरान पराधीनता से हमें मुक्ति मिली, नए नए परिवर्तन हुए, प्रत्येक क्षेत्र में हुए। तो एक प्रश्न दिमाग में आता है, क्या नवजागरण पुनर्जागरण संपन्न हो चुका? क्या अब नवजागरण की आवश्यकता नहीं रही? इस बारे में जो सेमिनार प्रिय लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, लंबी बहस कर सकते हैं। जब नवजागरण हो चुका, नहीं हुआ, हो रहा है, लेकिन यहाँ हमारा वो लक्ष्य है नहीं। अब हम आते हैं मूल विषय पर। श्री अरविंद क्या कहते हैं? पहले ही निबंध में, इन 4 निबंधों में पहले ही निबंध में श्री अरविंद ने सबसे पहली बात ये हमारे सामने रखी कि नवजागरण पर विचार करते हुए हमें 3 तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। वो 3 तथ्य कौन से? जब हम भारत में नवजागरण की चर्चा करते हैं तो हमें इन 3 तथ्यों पर विचार करना चाहिए। ये श्री अरविंद कह रहे हैं। इसे आप चाहे नोट कर ले, आप, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पहला तथ्य क्या है? पहला तथ्य है भारतीय संस्कृति और जीवन का महान अतीत। ये पहला तथ्य। भारतीय संस्कृति और जीवन का महान अतीत, हमारी परंपरा, हमारा अतीत। भारत के नवजागरण को समझने के लिए पहली जरूरत है ये। अगर हम अपने अतीत को नहीं समझते तो नवजागरण को नहीं समझ सकते। तो कहते हैं भारतीय संस्कृति और जीवन का महान अतीत, और उससे जुड़ी ये बात कि जो महान अतीत था उसमें जड़ता क्यों आई। यानी मुझे पंक्ति याद आती है राष्ट्र कवि महर्षि गुप्त की। उनका एक प्रसिद्ध काव्य है जो अंग्रेजों के जमाने में बैन भी हो गया था, भारत भारती। उसके मुख्य रस पर ये 2 पंक्तियां छपी थी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर ये समस्याएं तभी। ये भारत भारती की पंक्तियां हैं। कौन, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। कौन थे, ये हमारा अतीत है। क्या हो गए, ये हमारा वर्तमान है। हमें क्या होना है, हमारी भविष्यता क्या है, क्या होना है हमें, ये हमारा भविष्य है। तो श्री अरविंद ने भारत में जो नवजागरण है इसके लिए 3 बातें जाननी हमारे लिए आवश्यक कही हैं। पहला ये कि भारतीय संस्कृति और जीवन का जो महान अतीत है उसके बारे में जानो।
नंबर 2, दूसरा पॉइंट है पाश्चात्य संपर्क का प्रभाव और उसका परिणाम क्या हुआ, ये सेकंड पॉइंट। अतीत और सेकंड पॉइंट पाश्चात्य संपर्क का प्रभाव क्या पड़ा हमारे ऊपर और उसका परिणाम क्या हुआ। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के संपर्क में आना भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन था भारतीय समाज में, भारतीय राष्ट्र में। ये दूसरा पॉइंट है जो हमें समझना होगा। और तीसरा पॉइंट है ऊर्ध्वगति, आरोहण की ओर हमारा प्रयाण, यानी भविष्य की ओर हमें क्या करना है। इस नव जागरण को स्थायी बनाने के लिए, इस नव जागरण को संपन्न कराने के लिए हमारा कर्तव्य क्या है। एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि श्री अरविंद भारत में नव जागरण का ऐतिहासिक विवेचन नहीं कर रहे हैं। वो समसामयिक चिंतन पर थोड़ा प्रकाश डाल जरूर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत का ये नव जागरण होगा कैसे, उसकी अनिवार्यताएं क्या हैं, भारत का भविष्य कैसा होगा, आरोहण की ओर गति कैसे होगी। और वो कहते हैं कि ये आरोहण, ध्यान दीजिए, अपने मस्तिष्क में रखिए 1918 जब श्री अरविंद रेनेसाइंस इंडिया के विषय में लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले 2-3 दशकों में जो ये आरोहण दिखाई पड़ रहा है, इसकी भविष्य में गति क्या होगी, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये 3 बात है, गौरव में अतीत संस्कृति का, पाश्चात्य प्रभाव उसका परिणाम, और तीसरा आरोहण की ओर हमारी गति क्या होगी। वो नहीं कह रहे क्या है, आरोहण हो रहा है, लेकिन आगे क्या होगा ये मैं, जैसे मुझे ध्यान है, आपको भी ध्यान होगा, पहले अंग्रेजी की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका निकलती थी, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, खुशवंत सिंह उसके संपादक, उसका एक विशेषांक निकलना था। तो संपादक ने एक प्रश्नावली बनाकर भेजी जो गण्यमान्य व्यक्ति थे उस समय उनके पास, और वो प्रश्नावली श्री मां के पास भी भेजी। और उसका एक प्रश्न था, अगर एक वाक्य में आप बताना चाहें भारत के भविष्य के विषय में तो क्या बतलाना चाहेंगे। श्री मां का वाक्य था, भारत की नियति है जगत गुरु होना। ये इलस्ट्रेटेड वीकली में छपा कि जगत गुरु होना, चाहे वो विवेकानंद की दृष्टि में हो या श्री अरविंद की दृष्टि में या श्री मां की दृष्टि में, ये कैसे हुआ जा सकता, इसका मार्ग क्या होगा, जगत गुरु होने का उपाय क्या है। ये जो तीसरा पॉइंट है, आरोहण की ओर भारत की गति क्या होगी, ये महत्वपूर्ण है। फिर मैं कजिन्स पर लौटता हूं।
जिस महत्वपूर्ण, अब ये देखिए मेन पॉइंट ये है, कजीब्स कहता है अपनी पुस्तक में कि भारत की आध्यात्मिकता सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत की आध्यात्मिकता। और कजिन्स का सारा विवेचन, कजिन्स की पुस्तक का, मैं श्री अरविंद की पुस्तक की बात तो नहीं कर रहा हूं अभी, कजिन्स की पुस्तक का सारा जो केंद्र है वो भारतीय आध्यात्मिकता है। कजिन्स ने रेनेसांस इन इंडिया पुस्तक में जो केंद्र बिंदु बनाया है अपने विवेचन का, वो है भारतीय आध्यात्मिकता। और इसी आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से कजिन्स ने इंडियन पेंटिंग का, इंडियन पोएट्री का विवेचन किया और ये लिखा है कि अगर ये आध्यात्मिकता न होती तो संकटपूर्ण घड़ियों में भी भारत जैसे बचा रहा वैसे बच न सकता, ये विनष्ट हो गया होता। कोई और देश होता तो समाप्त हो गया होता। इसकी आध्यात्मिकता ने ही इसे बचाए रखा है। ये पॉइंट था कजिन्स का। इसी पॉइंट को लेकर श्री अरविंद ने लिखा है, कजिन्स का अनुमोदन किया है। मैं उनके शब्द आपको सुनाता हूं। इंडिया विल सर्टेनली कीप her essential spirit, will keep her characteristic soul, but there is likely to be a great change of the body. जरा ध्यान से इस वाक्य को सुने। इंडिया विल, वो कजिन्स की आध्यात्मिकता जो थी उसका अनुमोदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया विल सर्टेनली कीप हर एसेंशियल स्पिरिट। ये जो मूल भावना है आध्यात्मिकता की, भारत निश्चित रूप से इसकी रक्षा करेगा, कर रहा है नहीं कह रहे हैं, इसकी रक्षा करेगा। तो भविष्य में देख रहे हैं, विल कीप हर कैरेक्टरिस्टिक सोल, इसकी जो आत्मा है उसे सुरक्षित रखेगा। बट देयर इज लाइकली टू बी अ ग्रेट चेंज ऑफ द बॉडी, लेकिन उसके बाह्य रूप में परिवर्तन होगा। यह आध्यात्मिकता की भावना, ये आत्मा को सुरक्षित रखेगा ही भारत। लेकिन एक बात और है कि वो उसके शरीर में, उसके बाह्य वातावरण में, उसके बाह्य रूपाकार में परिवर्तन होगा। और इसी के साथ श्री अरविंद ने एक वाक्य लिखा है जो आप बहुधा कोट करते हैं। ये कोई नया वाक्य नहीं है आपके लिए, ये इसी पहले ही निबंध में है। वो लिखते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज इंडीड द मास्टर की ऑफ इंडियन माइंड। मेरे प्रश्न, ये जो वाक्य है, ये तो कितनी दफे आप लोगों ने सुना हो। स्पिरिचुअलिटी इज इंडीड द मास्टर की ऑफ द इंडियन माइंड। भारतीय मानस की मास्टर की है स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता भारतीय मानस की सर्व कुंजी है, हिंदी में कहे मास्टर की। कभी कभी मैं, जब हम
भारत में पुनर्जागरण की बात करते हैं, चर्चा कर रहे हैं आज, और हमें इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं श्रीविंद के शब्दों में कि आध्यात्मिकता भारतीय मानस की मास्टर की है, ये भी निश्चित है। तो जिस आध्यात्मिकता की बात श्री अरविंद करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो है क्या? एक सवाल मैंने पिछली बैठक में चलते चलते उठाया था। हम सब लोग एक आध्यात्मिक संगठन के सदस्य हैं, चाहे वो श्री अरविंद आश्रम हो या श्री अरविंद सोसाइटी हो। हमारा संगठन एक आध्यात्मिक संगठन है। मेरा सवाल ये था उस बैठक के अंत में, लेकिन क्या हम आध्यात्मिक हैं? हमारा संगठन तो आध्यात्मिक है, लेकिन क्या हम आध्यात्मिक हैं? तभी सवाल उठता है कि आध्यात्मिकता है क्या। बगैर इस आध्यात्मिकता को समझे भारत का नव जागरण अधूरा है। पर यह नव जागरण 100 साल में पूरा नहीं हुआ है। जेम्स कजिन्स भी ये बात कह रहा है और प्रसन्न हो रहा है कि अभी ये इनकम्प्लीट है। यानी 1918 में वो नव जागरण इनकम्प्लीट था। आज हम 2021 में भी यही कह रहे हैं, वो नव जागरण अब भी इनकम्प्लीट है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो चल रही है, और ये तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम आध्यात्मिकता को न समझ लें, आध्यात्मिकता को जीवन में न उतार लें। और ये आध्यात्मिकता से हमें मिला क्या? एक सवाल हमारे मन में आ जाएगा, आना चाहिए कि ये आध्यात्मिकता हम कह रहे हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं जेम्स कजिन्स कह रहे हैं, श्री माँ कह रही है, हमारा संगठन आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक संगठन है, उससे हम जुड़े हुए हैं, उसके सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, ये भी कह सकते हैं। लेकिन इस आध्यात्मिकता से हमें क्या मिला, या हम इससे क्या पाना चाहते हैं? मिला या नहीं मिला, ये तो व्यक्तिगत चिंतन का विषय है। लेकिन चिंतन का विषय कि हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं। श्री अरविंद तो बड़े अजीब है ना। और प्रश्न का उत्तर हमारे मन में प्रश्न उठने से पहले ही दे देते। देखिए वो क्या कहते हैं। भारत ने मनुष्य से ऊपर असंख्य देवताओं के दर्शन किए। जरा वाक्य देखिए, भारत वो देश है जिसने मनुष्य से ऊपर असंख्य देवी देवताओं के दर्शन किए। अंग्रेजी में she saw the myriad gods beyond man। ये वो देश है। और आगे देखिए क्या बढ़िया वाक्य है, गॉड बियॉन्ड द गॉड्स। उसने मनुष्य से, भारत वो देश है जिसने मनुष्य से ऊपर असंख्य देवी देवताओं को देखा, और उन देवी देवताओं से ऊपर भगवान को देखा। देवी देवताओं से ऊपर भी सत्ता है। उस अंग्रेजी में गॉड अगर कैपिटल जी से लिखा जाता है तो वो ईश्वर है,
अगर वो स्मॉल डी से लिखा जाता है तो वो देवता है। एंड बियॉन्ड गॉड, श्री अरविंद यही नहीं रुके हैं, जरा ध्यान दें, गॉड बियॉन्ड द गॉड्स एंड बियॉन्ड गॉड इज ऑन इनएफेबल एटर्निटी। तो भारत वो देश है जिसने परमात्मा से भी परे, ईश्वर से भी परे अपनी अनिर्वचनीय अनंतता को देखा, एटर्निटी को देखा। ये वो देश है। क्या क्या देखा भारत से इस आध्यात्मिकता में? उसने मनुष्य के ऊपर अनेक देवी देवताओं को दर्शन दिए, उसने देवी देवताओं से ऊपर परमात्मा के दर्शन किए, उसने परमात्मा से ऊपर अपनी अनंत अनिर्वचनीय अनंतता को देखा। शायद यही अनुभूति थी जो इस रूप में व्यक्त हुई कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये यात्रा मानव व्यक्ति से शुरू हुई, देवताओं तक पहुंची, देवताओं के बाद प्रभु तक पहुंची, ईश्वर तक पहुंची, और ईश्वर तक पहुंच के फिर लौट आई और उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये देखा भारत में। इस आध्यात्मिकता की चर्चा श्री अरविंद कर रहे हैं, वो ये है। और देखिए फिर आगे क्या कहते हैं। शी सॉ, शी मीन्स इंडिया। भारत ने और क्या देखा? ये तो देख लिया, और क्या देखा? उसने देखा देयर वर रेंजेस ऑफ लाइफ बियॉन्ड अवर लाइफ। हमारे जीवन से परे और भी अनेक क्षेत्र हैं जीवन के, और रेंजेस ऑफ माइंड बियॉन्ड अवर प्रेजेंट माइंड। हमारे जो वर्तमान मन है, इसके ऊपर अनेक क्षेत्र हैं मन के। एंड अबाउट दीज शी सॉ द स्प्लेंडर्स ऑफ द स्पिरिट। इनसे ऊपर भारत ने देखा आत्मा की भव्यताएं। वो केवल शरीर तक नहीं रुका, केवल मन तक नहीं रुका भारत, उसने आत्मा की भव्यताओं को देखा। ये है आध्यात्मिकता। निष्कर्ष ये है कहने का कि इस आध्यात्मिकता को समझे बिना भारत के नवजागरण की बात करना निरर्थक है, व्यर्थ है। और श्री अरविंद इतना कहने के बाद फिर कहते हैं इस आध्यात्मिकता का फलना पूर्ण शून्य में नहीं हो सकता। और बड़ी बढ़िया है, एक बिंब हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जो कवि है ना, कहते हैं कि हमें मान लो दूर से बहुत सुंदर पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई पड़ रही हैं, पर्वत शिखर दिखाई दे रहे हैं बादलों के बीच से, और वो उसी वाक्य में कह रहे हैं हमें ध्यान रखना होगा पर भले ही वो लगते हो कि वो बादलों से निकल रहे हैं पर्वत शिखर, लेकिन उनकी नींव तो धरती पे है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता शून्य में फलती फूलती नहीं है, सपनों में नहीं फलती फूलती। और फिर श्री अरविंद एक बहुत लंबी सूची देते हैं कि भारत में इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में, और अंत में सूची लंबी देकर कहते हैं एंडलेस। ये सूची एंडलेस, कोई अंत नहीं है। हर क्षेत्र में प्रगति की।
तो भारत का जो अतीत है उसकी भव्यता, ये ऐसा पॉइंट है जिसका हमें अगर जरूरत पड़ी तो कई कई मीटिंग इसमें चर्चा कर सकते हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि भारत के अतीत की भव्यता के 3 चरण हैं। अतीत की भव्यता के 3 चरण, मैंने जितना कुछ पढ़ा है, ये जो मौलिक चिंतन यही तो दिखाई पड़ता है इस श्री अरविंद के इस निबंध में। वो मुझे कहीं नहीं मिला। वो 3 चरण कौन से हैं भारत की के अतीत की भव्यता के 3 चरण। नंबर 1, पहला चरण है डिस्कवरी ऑफ द स्पिरिट। ये प्रथम युग है। भारत का सारा अतीत मानो इन 3 चरणों में समा गया। पहला युग है डिस्कवरी ऑफ द स्पिरिट। दूसरा युग है डिस्कवरी ऑफ द धर्म। और तीसरा युग है फॉर्मुलेशन ऑफ द शास्त्र। ये 3 युग हैं भारत के अतीत की भव्यता के 3 युग हैं या 3 चरण हैं। फिर सुनिए, डिस्कवरी ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का अनुसंधान। डिस्कवरी ऑफ द धर्म, धर्म का अनुसंधान। और तीसरा युग है फॉर्मुलेशन ऑफ द शास्त्र, शास्त्र का सूत्रबद्ध करना। ये है भारतीय अतीत, भारत के अतीत का इतिहास। छोटी गोष्ठी का ये विषय नहीं है, कि चिरंतन निरंतर विचार का विषय है। ये पहला पॉइंट था भारत के अतीत के विषय। दूसरा पॉइंट जो श्री अरविंद कहते हैं, उन्होंने जो बताया था मैंने ये आपको, वो है पाश्चात्य सभ्यता का जीवन का प्रभाव और परिणाम। इसके लिए उन्होंने एक अलग निबंध लिखा, इन चारों से अलग। चाहे तो नोट कर लें और इसे पढ़ें। इंडियन कल्चर एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इंडियन कल्चर एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ये छपा था मार्च 1919 में आर्य में। भारतीय संस्कृति और उस पर क्या बाहरी प्रभाव हुए, इसका विवेचन है इस निबंध में। ये बात वहां समाप्त हो गई। तो तीसरा पॉइंट जो है, तो तीसरी महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि भारत के नवजागरण का अगला कदम क्या होगा। वो नवजागरण संपन्न कैसे होगा, उस जागरण का चक्र कैसे पूरा होगा। वो जागरण अभी हुआ नहीं है। इसीलिए मैंने आध्यात्मिकता की चर्चा की जो श्री अरविंद ने की है। उसके बगैर वो पुनर्जागरण या नवजागरण हो नहीं सकता। और उसे समझने के लिए एक बात श्री अरविंद जो कहते हैं वो आपको सुनाई देता हूं। वो उसी बात को परिपुष्ट करती है। इन्वर्टेड आवाज में है, वन थिंग सीम्स सर्टेन। ये तो श्री अरविंद की वाणी है। एक बात है जो निश्चित रूप से मुझे लगती है, वो क्या है, that the spiritual motive will be
इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया। एक बात, अरे ये हमारे दिमाग को एक आंदोलित कर देता है। वो कहते हैं वन थिंग सीम्स एट एनी रेट सर्टेन। इतनी निश्चयता से तो श्री अरविंद भी कह सकते हैं। एक बात है जो हर प्रकार से निश्चित है, एट एनी रेट, कुछ भी हो जाए ये निश्चित है। वो क्या है? that the spiritual motive will be in the future of India। ये स्पिरिचुअल मोटिव है, जो आध्यात्मिक लक्ष्य है, आध्यात्मिक साध्य है, वो भारत के भविष्य में है। एज इन द पास्ट, वो ये नहीं कि भविष्य में ही है, जैसा कि वो भूतकाल में भी रहा है, अतीत में भी रहा है। द रियल ओरिजिनेटिव एंड डोमिनेटिंग स्ट्रेन, वो है मौलिक और प्रमुख प्रवृत्ति। श्रीरविंद कहते हैं विल बी, भविष्य के बारे में कह रहे हैं। ये स्पिरिचुअल स्ट्रेन जो है, ये पहले भी अतीत में भी मौलिक रहा है, प्रधान रहा है, और ये भविष्य में भी रहेगा। रहेगा ही नहीं, होगा, विल बी। कितना ही जोर लगा लो कोई, वो कह रहे हैं ये तो होगा। बाय स्पिरिचुअलिटी। और देखिए हमारे सारे प्रश्नों का, उलझनों का उत्तर देते हैं एक वाक्य में। बाय स्पिरिचुअलिटी वी डू नॉट मीन ए रिमोट मेटाफिजिकल माइंड और द टेंडेंसी टू ड्रीम रेदर देन टू एक्ट। आध्यात्मिकता का मतलब हमारा ये नहीं है। वी डू नॉट मीन ए रिमोट मेटाफिजिकल माइंड, एक अतीन्द्रिय चिंतन, अतीन्द्रिय विचार विमर्श, और द टेंडेंसी टू ड्रीम, स्वप्न लोक में रहने की टेंडेंसी, ये आध्यात्मिकता नहीं है। बट इट इज विद स्पिरिचुअलिटी दैट टू एक्ट, ये कार्य रूप में परिणत होती है। जब श्री अरविंद कहते हैं कि और लाइफ योगा, उसके पीछे यही तो सक्रिय शक्ति है। अगर एक्ट नहीं है तो आध्यात्मिकता चिंतन करते रहे, किताब लिखते रहे, पढ़ते रहे, बहस करते रहे, संविधानों में जाते रहे, वो आध्यात्मिकता है ही नहीं। जब तक वो आध्यात्मिकता क्रियान्वित नहीं होती, वो आध्यात्मिकता नहीं है। अब हम कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं। चलिए, हम नहीं मानते कि हैं, लेकिन हम ये तो मानेंगे कि हमें होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण का लक्ष्य क्या है? श्री अरविंद हमें यहाँ रास्ता दिखाते हैं। देखिए किस तरह हमें वो निष्कर्ष पर ले जा रहे हैं। मैं हिंदी में बोल तो अनुवाद बता देता हूँ आपको, वो सुना रहा हूँ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, हम आध्यात्मिक हैं या नहीं है, ये तो हमारा अपना नितांत निजी प्रश्न है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, ये हमें श्री अरविंद बता रहे हैं। हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है या नहीं, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। श्री अरविंद कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण है मन, प्राण, शरीर को
मनुष्य के लिए साधन रूप समझना, ये है आध्यात्मिकता। मन, प्राण, शरीर को मनुष्य के लिए साधन समझना, साधन रूप समझना, उन्हें लक्ष्य या साध्य नहीं समझना। और यही नहीं, श्रीविंद एक कदम आगे जाते हैं, वो कहते हैं यही नहीं बल्कि ये भी मानना ये उसके अंतिम और उच्चतम साधन भी नहीं है। कभी हम ये नहीं उच्चतम मान लें, बल्कि ये है उसके बाहरी सहायक, संपूर्ण सत्ता ये नहीं है। शरीर, प्राण, मन ये साधन, ये साध्य नहीं, ये है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। नव जागरण के जिस युग की कल्पना तो मैं नहीं कह सकता, जो श्रीविंद ने देखा था, वो समाप्त नहीं हो गया। युग चल रहा है। हमें खुली आंखों अपने चारों ओर देखना चाहिए कि वो आध्यात्मिकता कहीं प्रकट हो रही है कि नहीं हो रही है। और अंत में, क्योंकि समय भी अब हो ही रहा है, मनोज जी कहेंगे जिन्हें ज्यादा समय दे गया, इस निबंध के अंत में, चारों निबंधों के अंत में एक बात जो श्री अरविंद कहते हैं, वो तो ऐसी बात है कि जो आज की स्थिति में, आज के परिवेश में हमें अपने गांठ बांध लेनी चाहिए, मन की गांठ में। एक मंत्र दे दिया, एक सूत्र हमारे हाथ में थमा दिया। India can best develop herself and serve humanity by being herself. हम इंडिया कैन बेस्ट डेवलप हरसेल्फ, भारत की उन्नति तभी हो सकती है जब वो भारत बना रहे। भारत मानवता की सेवा तभी कर सकता है जब भारत भारत बना रहे। हम अगर पश्चिम बनने की दौड़ में अपने अस्तित्व को ही भूल जाएं तो भारत क्या रहे। इंडिया कैन बेस्ट डेवलप हरसेल्फ एंड सर्व ह्यूमैनिटी बाय बीइंग हरसेल्फ एंड फॉलोइंग द लॉ ऑफ हर ओन नेचर। भारत की प्रकृति है आध्यात्मिकता, ये उसकी प्रकृति है, स्वभाव है। इसमें शिक्षा, डिग्रियां कोई महत्व नहीं रखती। ये भारतीय जनजीवन के स्वभाव में है आध्यात्मिक होना। लेकिन जो श्री अरविंद जो पकड़ते हैं ना, तो जोर से ही पकड़ लेते हैं, चेतावनी भी दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, दिस डज नॉट मीन, मैं हिंदी में बता देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है भारत बने रहना का मतलब ये नहीं है कि हम हर बाहर से आने वाली हर नई चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या बात कही। एक विचारधारा वाले लोग कहते हैं कि भारत जैसा है, जो परंपरा है उसे हम छोड़ेंगे नहीं, बाहर से आने वाली चीज को लेंगे नहीं। श्रीविंद कहते हैं रिजेक्शन ऑफ एवरीथिंग न्यू दैट कम्स टू अस इन द स्ट्रीम ऑफ टाइम। अगर काल के प्रवाह में अगर बाहर से कोई चीज आ रही है नई, तो हम उसे क्यों न ग्रहण करें। और हैपेंस टू बी फर्स्ट, और ये भी कहते हैं
वो लोग कहते हैं कि अब ये चीज पश्चिम में तैयार हुई है, पश्चिम में सबसे पहले इसका आविष्कार हुआ है, इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। श्रीमंत कहते हैं उसे रिजेक्ट मत करो। सच एन एटीट्यूड, और चेतावनी देते हैं हम, अगर ऐसा दृष्टिकोण रहेगा तो सच एन एटीट्यूड वुड बी इंटेलेक्चुअली एब्सर्ड। देखिए किन किन बातों को ले रहे हैं। अगर हम ऐसा दृष्टिकोण रखेंगे कि जो चीज नई आ रही है काल के प्रवाह में, चाहे वो पश्चिम से आए या पूर्व से आए, इसकी बात नहीं है। अगर हम नवीनता को ग्रहण नहीं करेंगे, तो अगर ऐसा ऐसा एटीट्यूड रखेंगे, इट वुड बी इंटेलेक्चुअली एब्सर्ड, बौद्धिक रूप से मूर्खता है, फिजिकली इम्पॉसिबल, भौतिक रूप से यह असंभव है। एंड अबव ऑल, शब्द दिया है, अबव ऑल, अगर आप बौद्धिकता को भी छोड़ दें, भौतिकता को भी छोड़ दें, और अबव ऑल इट इज अनस्पिरिचुअल, ऐसा दृष्टिकोण अनाध्यात्मिक है, या आध्यात्मिक है ही नहीं, ट्रू स्पिरिचुअलिटी। बस यहां मैं समाप्त करूंगा। सच्ची आध्यात्मिकता, जो आध्यात्मिकता भारत में नव जागरण लाएगी, संभावना नहीं है। श्रीविद कहते हैं लाएगी, ये लाएगी आध्यात्मिकता नव जागरण। वो क्या है? ट्रू स्पिरिचुअलिटी रिजेक्ट नो ड्यू लाइट। सच्ची आध्यात्मिकता नए प्रकाश को रिजेक्ट नहीं करती। नो एडिड मीन्स और मटेरियल्स ऑफ आवर ह्यूमन सेल्फ डेवलपमेंट, हमारे आत्म विकास के लिए जो भी जरूरी साधन है वो हमें स्वीकार करने चाहिए, उन्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। सच्ची आध्यात्मिकता यही है। इस आध्यात्मिकता का अनुसरण करते हुए हम भारत के नव जागरण में कितना सहयोग दे सकते हैं, इस पर हमें व्यक्तिगत रूप से विचार करो। मैं समझता हूँ समय हो गया है, इसलिए अगली मीटिंग में, अगले किसी अवसर पर इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके विचार। देखिए, मैं ये मान रहा हूँ कि हमारे जो वेबिनार हो रहे हैं, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि इन कम समय में, घंटे में, 1.5 घंटे में, 1 घंटे में विस्तार से तो हम निवेदन कर नहीं सकते, ये तो संभव नहीं। लेकिन अगर हमें आगे पढ़ने की, अध्ययन की, स्वाध्याय की प्रेरणा मिले, कुछ बिंदु मिले, तो हमारी सफलता इसी में। आइए हम भारत के नव जागरण के लिए तैयार हों, अपने योगदान के लिए तैयार रहें। इस भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।